साथ चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार है और ये खबर दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देश बीते कई वक्त से जिस महामारी से लड़ रहा है उस महामारी को खत्म करने के लिए भारत ने जो वैक्सीनेशन डिजाइन की है उस पर एक लंबी चर्चा हो रही थी। वैक्सीनेशन अभी तक हेल्थलाइन और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए ये बात की जानकारी दी है इस बात की, और एक फोटो भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने जिसमें वो वैक्सीन लगवाते नजर आ रहे हैं। आप फोटो देखिए, इस फोटो को खुद प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है और कैप्शन में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि मैंने भी इस वैक्सीनेशन के अगले फेज में वैक्सीन लगवा ली है। और ये एक बेहद सकारात्मक हम खबर इसे कहेंगे। और इस पूरी खबर के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद एक सकारात्मक संदेश देश दुनिया में जाएगा। जो लोग सवाल उठा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, जिन लोगों के भीतर एक डर का माहौल था, भय का माहौल था, एक घबराहट थी, वो घबराहट, डर और भय दूर करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन कोविन वेबसाइट या सरकार की तरफ से तय दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट लेना होगा। वहीं फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन यहां वैक्सीन लगवाने वालों को पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि ये जो 250 रुपए आप देंगे अगर अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में, तो अस्पतालों के सर्विस चार्ज भी इसमें इंक्लूड होंगे। आज से जो फेज की शुरुआत हो रही है उसके लिए सरकार ने 12,000 सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया है। वहीं वैक्सीनेशन जहां पर होगा उसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। चलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों की भी हम बात करें तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर में आज से शुरू हो रहे इस वैक्सीनेशन के फेज की तैयारी पूरी हो गई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, दूसरी तरफ आयुर्वेद कॉलेज, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल, यहां पे वैक्सीन लग सकेगी। आरोग्य हॉस्पिटल शंकर नगर, श्री दानी केयर हॉस्पिटल, वहीं रायपुर के बहार पुराना धमतरी रोड अस्पताल में भी वैक्सीन लग सकेगी। इसके साथ ही किशन हॉस्पिटल कर्मा चौक में भी वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 141 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रायपुर जिले के 59 पॉजिटिव शामिल हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इस बीच प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के नीचे आ गई है। वहीं प्रदेश में फिलहाल 2774 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो रायपुर में सबसे ज्यादा 788 और दुर्ग में 776 सक्रिय मरीज हैं। ये छत्तीसगढ़ के कुल केस का 56% से ज्यादा आंकड़ा है। और अब बात करते हैं बजट सत्र की। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चूंकि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और सीएम भूपेश बघेल आज सदन में प्रदेश का 21वां बजट पेश करेंगे और ये उनकी सरकार का तीसरा बजट होगा। इस बार बजट में पहली बार बच्चों के लिए सरकार एक अलग से प्रावधान लाकर चाइल्ड बजट के रूप में ये चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन इसकी शुरुआत मौजूदा बजट में करीब 5,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। वहीं प्रदेश का बजट इस बार भी 1 लाख करोड़ के पार नहीं होगा और 97-98 हजार करोड़ के आसपास ही रहेगा। अगर बजट में प्रदेश की हर पंचायत में नई राशन दुकान और शहरों से गांव तक लगभग 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलने का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं कोरोना की वजह से नई सड़कें बिछाने का काम प्रभावित होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 5,250 करोड़ रुपए के प्रावधान की भी संभावना है। वहीं ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रस्तावित नई सड़कें ऐसी होंगी जो वहां के स्कूल, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, थाने और पंचायतों तक के लिए बनाई जाएंगी। इधर स्कूली शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार अभियान चला रही है।
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश शिक्षा योजना के तहत 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो करीब 6 नए कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। चलिए तो एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस बार के बजट में खास क्या रहेगा। बच्चों के लिए एक अलग से चाइल्ड बजट सरकार पहली दफा लाने जा रही है, ये अपने आप में एक इस बजट की खासियत रहेगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार का फोकस रहेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहले ही कह चुके हैं। वहीं सड़क योजना के लिए 5,250 करोड़ रुपए सरकार ने एक एस्टिमेट के तौर पर रखे हैं। खेती किसानी और सिंचाई के लिए योजना सरकार ने बना रखी है ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। दूसरी तरफ फिल्म सिटी को लेकर बजट में प्रावधान है, भूपेश सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ये इस बार के बजट की कुछ खासियत रहेगी। आज 1 मार्च है और आज भूपेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसके पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि सभी विभागों के बजट में 30% की कटौती होगी क्योंकि सरकार 36,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है। रमन सिंह का कहना है कि भूपेश सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हुई है। बजट अच्छा होगा ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बजट आने वाला है और जैसे लोगों ने और जानकारी बाहर आई है, ऐसा लगता है कि सभी विभागों के बजट में 30% से ज़्यादा कटौती होगी और डेवलपमेंट के सारे काम तो रुक चुके हैं। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल के कहीं वो उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा काम इस बजट में सैंक्शन हो। कल बजट आने के बाद और देखते हैं क्या स्थिति। तो चंद घंटों बाद ये बजट पेश होगा सदन में भूपेश सरकार का। लेकिन ना सिर्फ इस बजट को लेकर लोगों के राजनेताओं के भीतर उत्सुकता है, बल्कि आम लोगों की, प्रदेशवासियों की हम बात करें तो उन्हें काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। हर वर्ग को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर आम लोगों का क्या सोचना है, सुनाते हैं आपको। में बहुत सारे युवाओं को बहुत सारी उम्मीद है, जैसे स्वास्थ्य संबंधित या शिक्षा संबंधित। हम मतलब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यहाँ युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा बजट पास नहीं हो सका है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि इस बार युवाओं के प्रति अपना सद्भावना व्यक्त करके अच्छा रोजगार और बजट पेश करे, जिससे छत्तीसगढ़ में युवाओं में युवाओं में खुशी की लहर हो। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसी चीज़ लाए, बजट में कुछ ऐसा पेश करे जिससे हमारा रोजगार बढ़े। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से रोजगार को कोरोना ने पीछे ढकेल दिया है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि रोजगार में कुछ अच्छी चीज़ें आए, विशेष चीज़ें आए, ताकि हम अपना ज़िंदगी अच्छे से जी। सब महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है वो ना तेल महंगा हो गया है। क्या बजट बनेगा? हम लोग को तो, महिलाओं लोग को तो सबसे ज़्यादा मरण है। हर चीज़, राशन का, चावल, दाल, गेहूँ, सब्जी, आलू, प्याज सब महंगा हो गया है। अब बजट सरकार क्या लाती है, कितना रियायती करती है, सरकार कल ही पता चलेगा। लेकिन महिलाएं लोग तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में। बजट क्या है कि जो सिंगल मदर है, जो रोज कमाती खाती है, उनके हिसाब से तो बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया है कि आप सस्ता करो, कम करो सामान, ताकि हमारा जो निजी जीवन है वो अच्छे से चल सके। हम लोग तो महिला है, घर का गैस का रेट कम हो जाए, राशन का रेट सब कम हो जाए, दाल चावल जो रेट बढ़ रहा है, तेल जो रेट बढ़ रहा है, वो सब कम हो जाए तो राहत मिले हमारा। जो सीएम है उनसे मैं यही चाहता हूँ कि ये यूथ के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ में आईटी से रिलेटेड कुछ अगर वो कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे एक भी आईटी कंपनी है नहीं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पुणे में कार्यरत हूँ अभी, पर मैं उनसे चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा आईटी हब वो स्टार्ट करे। खासकर नया रायपुर अभी बन के खड़ा हुआ है, स्मार्ट सिटी है, तो मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ इस बजट में। अपेक्षा तो यही है कि जो भी हो आगे, क्योंकि एक तो पेट्रोल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं तो उसके वजह से आने जाने में तो दिक्कत होती है। तो राशन पानी सब चीज़ मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता ही है सबको। मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो चल रही है, तो उस चीज़ के लिए राहत चाहिए थोड़ी उन सब चीज़ों में। हम चाहते हैं कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेके आए, जिससे कि आम नागरिक को राहत मिले। अब हम लोग तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, तो हम चाहेंगे कि रियल एस्टेट पे फोकस करें हो। चाहे राज्य का बजट हो, चाहे केंद्र का बजट हो, हम तो सामान्य नागरिक की हैसियत से यही चाहेंगे कि हमारे जो रोज़मर्रा उपयोग की चीज़ें हैं उनके दाम अब
बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे कम होना शुरू होना चाहिए। जो हमारे खाने में जो हमारे रोज उपयोगी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आलू प्याज के दाम भी इतने ऊंचे हैं कि मतलब गरीब आदमी तो गरीब, बड़ा आदमी भी एक बार लेने के पहले सोचता है कि 1 केजी लिया जाए या 1 पाव लिया जाए। तो सरकार से यही चाहते हैं कि सबके लिए पॉकेट कवर हो, जो भी बजट बनाए वो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों चाहे निम्न वर्ग के हों। तो आम जनता के साथ साथ उद्योगपति, अर्थशास्त्रियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार से वो क्या उम्मीद रखते हैं, आइए सुनते हैं। कोरोना काल अभी गया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आशा करना अभी उचित नहीं होगा, बट फिर भी हम जो औद्योगिक अधोसंरचना है उसमें हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितने भी प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसकी अधोसंरचना में विशेषकर रोड, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी काम करने की इसमें ज़रूरत है। और दूसरा, नए औद्योगिक क्षेत्र की गठन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र या छोटे उद्योग लगने चाहिए, तो ज़मीन लेकर वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप करना ये प्रमुखता होना चाहिए उनके बजट में। बजट से जो हमारी संभावनाएं हैं कि ये जो हमारा ये रहा, कोरोना वायरस का काल रहा और मंदी का काल रहा, तो इसमें इनका फोकस जो रहेगा, इनका जो है एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर कोई बात बजट में आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और जो कि ज़रूरी भी है और इस समय की भी आवश्यकता है। और दूसरा, जो सरकार की अपनी जो जिसे कहें कि विकास की जो सरकार की रणनीति है, सरकार जी इस सरकार की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हम कहते हैं कि विकास की क्या रणनीति सरकार ने बनाई है, तो बहुत कुछ फोकस है वो जो है खासकर ग्रामीण विकास और कृषि के साथ साथ जो और संबद्ध सेवाएं हैं उनको लेकर इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की है। तो ये ज़रूर, जो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ें होंगी। शायद वैसे सरकार कह भी रही थी कि जो हम फ्री वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं नागरिकों को, तो ऐसी कुछ घोषणा हमको सुनने मिल सकती। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की अगर मैं हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो उसमें लास्ट ईयर करीबन 6% के आसपास की हमको बजट अलॉटमेंट हुआ था हायर एजुकेशन को। लेकिन हायर एजुकेशन का अगर बात किया जाए तो उसमें 0.78% ही हुआ था, यानी कि 1% से कम भी बजट हायर एजुकेशन में मिला था। इस बार हम सोचते हैं कि इसको बढ़ा के एटलीस्ट 2-3% ऑफ द बजट एलोकेशन को हायर एजुकेशन को मिले। चलिए, तो बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आम लोगों की, अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों की? कुछ प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अब चलिए बात करते हैं प्रदेश की कुछ सियासत और राजनीतिक खबरों की। आज रायपुर में बीजेपी की विधायक दल की एक अहम बैठक होने जा रही है। बजट सत्र को लेकर बैठक में बीजेपी के विधायक इस बैठक में रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में भूपेश सरकार को किस तरह से घेरना है, क्या रणनीति होगी विपक्ष में बैठी बीजेपी की, इस पर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में सभी बीजेपी के विधायक शामिल होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर शाम को ये बैठक होगी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश भर में कोरोना गाइडलाइन के पालन की बार बार अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का असर कम नहीं हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के कोरोना को लेकर दिए एक बयान से विवाद छिड़ गया है। राजिम पुन्नी मेला के उद्घाटन में पहुंचे चरणदास महंत ने समाज में फैल रहे दुराचार और अत्याचार का फल कोरोना त्रासदी को बता दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये अगर शुद्ध मन से आप विचार करेंगे तो ये तभी आया है जो एक प्रलय के रूप में सामने, भयानक रूप में सामने खड़ा है। ये जो समाज में दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये सब उसका फल है। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये अगर शुद्ध मन से आप विचार करेंगे तो ये तभी आया है जो एक प्रलय के रूप में सामने, भयानक रूप में सामने खड़ा है। ये जो समाज में दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये सब उसका फल है। चलिए, बुलेटिन में बात करते हैं, कुछ चुनावी खबरों का जिक्र करते हैं, रुक करते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कोई चुनावी जंग छिड़ी हो।
पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए और मामला समझिए कि आखिर कैसे बीता हुआ दिन यानी रविवार का दिन पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश बनाम छत्तीसगढ़ की जंग दिखाई दिया। एक तरफ बंगाल में जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर रहे, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली की अगुवाई भूपेश बघेल ने की और दोनों ही दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बंगाल में दम झोंकते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने चुनावी रैली का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस रैली में शामिल हुए। भूपेश बघेल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वहीं विकास के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की इस दौरान जमकर उन्होंने तारीफ भी की। एक तरफ दीदी है, एक तरफ दोनों बांटना चाहते हैं, दोनों लड़ाना चाहते हैं। एक को देश से बचाना है, दूसरे को बंगाल से बचाना है। हम लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब तो ये जो चोर है ना उससे लड़ना है। तो मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी जी ने नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा, तो आज रेलवे स्टेशन बिक रहा है वो क्या है, आज जो एयरपोर्ट बिक रहा है वो क्या है, जो सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं वो क्या है। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो रेलवे स्टेशन तुम्हारे दादा जी ने बनाया था, ये एयरपोर्ट क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था। ये गुजरात मॉडल की बात करते, मैं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करता हूं। इन्होंने देश के सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम किया, हमने वहां आदिवासियों की जमीन वापस करने का काम किया। और आज मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में धान की कीमत क्या है, देश में धान की कीमत क्या है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कहीं कीमत मिलती है वो छत्तीसगढ़ में मिलती है। वहीं खबर जांजगीर चांपा से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, इस सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। बाराद्वार थाना क्षेत्र के जेठा की ये घटना बताई जा रही है, जहां इस सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। ज्वेलरी की दुकान में चोरी के लिए बदमाशों ने दुकान की पीछे की दीवार में सुराख बनाया और चोर इसी रास्ते से दुकान में दाखिल हुए और 4 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह सराफा व्यापारी जब दुकान खोलने पहुंचा, तब उसे इस बात की जानकारी लगी कि उसकी दुकान में तो चोरी हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों का सुराग हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं मानव तस्करी के मामले में महिला बाल विकास विभाग की टीम महिला के 2.5 साल के बच्चे का मथुरा से रेस्क्यू कर रायगढ़ पहुंची। बच्चे की मां पहले ही मानव तस्करी का शिकार हो चुकी है। वहीं महिला को 3 बार बेचा गया था। मामला घरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां महिला का धनराज शर्मा के साथ प्रेम प्रसंग था। धनराज ने उसे शादी का झांसा दिया और मथुरा ले जाकर राजकुमार शर्मा नामक युवक को बेच दिया। इसके बाद 2 बार महिला को बेचा गया। वहीं तीसरे पति की मौत के बाद महिला आरोपियों के चंगुल से निकल पाई और उसने CWC में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग, CWC और पुलिस की संयुक्त टीम बच्चे का रेस्क्यू करने मथुरा रवाना हुई। सखी सेंटर में एक घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला आवेदन दी थी कि मेरा बच्चा मथुरा में फंसा हुआ है और मुझे बच्चे को वापस लाने में मेरी मदद करिए सर। हमने बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए टीम बना के मथुरा भेजा और वहाँ के बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चे को
वापस करने के लिए हम लोगों को आदेश जारी करवाया था। माँ को बच्चे मिल गए और वो जब वापस लेकर आ रहे थे तो उसके परिवार वालों ने उसका घेराव करके रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। अभी तो जांच नहीं हुआ है, उसका पृथक से जांच करने के बाद ही वो मामला सामने आएगा उसमें कौन कौन दोषी है। इधर जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में लूटपाट और मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुए लूटपाट के मामले में सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूट के रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल तमता मार्ग में गुजर रहे एक ट्रक को कुछ बदमाशों ने ओवरटेक करके ट्रक चालक सुरेंद्र कुजूर और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट करते हुए उनसे करीब 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने ट्रक में बड़ी तोड़फोड़ भी की। वहीं फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जहां नशे में धुत होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 26 तारीख को रघुनाथपुर निवासी सुरेंद्र कुजूर थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 तारीख की रात लगभग 10 बजे के आसपास कुछ लोग पंडरी पानी के आसपास उसकी ट्रक को रोककर उसके साथ मारपीट की और जो लूटपाट की। घटना की सूचना मिलने पर हमने एक टीम गठित करके तत्काल कार्रवाई की और उसमें 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। लूट में 14,100 रुपये बरामद भी किए गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने बिहार के 2 तस्करों को जगदलपुर की एक धर्मशाला से पकड़ा है। आरोपियों के पास से 51 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा में गांजे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी लालच में दूसरे राज्यों के तस्कर वहां से गांजा खरीदकर पड़ोसी राज्यों में बेचते हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज करा गया है और जांच शुरू कर दी गई। इधर महासमुंद वन विभाग की बाग बहार नर्सरी में काम करने वाली 25 महिला मजदूर भुगतान नहीं होने से काफी परेशान हैं। 25 सप्ताह तक काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 7 हफ्तों का भुगतान किया गया। परेशान महिलाएं अब अपनी शिकायत लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंची। डीएफओ पंकज राजपूत से रुका भुगतान जल्द जारी करने की उन्होंने मांग की। वहीं डीएफओ ने भरोसा दिलाया कि पेमेंट रुका है तो उसको जल्द ही उसका भुगतान किया जाएगा। वहीं इसमें इतनी देरी क्यों की गई, इसका भी पता लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पौर के आषाढ़ में ये सावन में अगले साल के सावन अशोक सावन नौ नहा के साल भर हो के वो पौधा धुलो के ट्रैक्टर मन में लेकर रही बरसात में और पौधा मन न बाहर में धुलोवत रही न लगावत रही। हाँ वही काम करे हम यहाँ 5 हफ्ता पूरा। एको पैसा नहीं मिले 5 हफ्ता में। महिलाएं बाग बहारा परिक्षेत्र से आई थी, जिन्होंने बताया कि उनका कुछ पुराने समय का पेमेंट पेंडिंग है। किस कारण से पेंडिंग है मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। मैंने संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि तुरंत जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें और मेरे संज्ञान में लाएं क्यों पेमेंट रुका और रुका है कि नहीं रुका है और क्यों पेमेंट रुका है।